Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon criteria for strategy evaluation. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन के रेफरेंस में हमें किन किन पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फोकस करना चाहिए। इसके रेफरेंस में सैमर टाइल्स ने कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरियाज सजेस्ट किए हैं जिसके बेसिस पर हम किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को उसके इम्प्लीमेंटेशन के तुरंत बाद एवेल्युएट कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजी को एवेल्युएट करने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया सजेस्ट किए गए हैं सीमर टाइल्स के द्वारा, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट क्राइटेरिया इज इंटरनल कंसिस्टेंसी. The consistency of policy implementation of the strategy must be fit into the integrated pattern of the organization. It should also be related to the other policies of the organization which has been established and to the goals it is pursuing. यानी कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी के रेफरेंस में हम जिस पर्टिकुलर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटीग्रेटेड पैटर्न के साथ में बिल्कुल फिट होनी चाहिए। और इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन की अदर पॉलिसीज के साथ में भी प्रॉपरली रिलेटेड होना चाहिए। कंसिस्टेंसी तो रिक्वायर्ड है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की जो अदर पॉलिसीज हैं इनके साथ में भी इसका एक प्रॉपर रिलेशन होना जरूरी है। जिस पर्पज के लिए ये एस्टेब्लिश की गई है और जिन गोल्स को परस्यू करने के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया गया है उनके साथ में एक प्रॉपर रिलेशन को एस्टेब्लिश किया जाना जरूरी होता है, जिसे हम इंटरनल कंसिस्टेंसी के नाम से जानते हैं। That is clear. That is the very first criteria. Second criteria is consistency with the environment. ये second criteria होता है strategy evaluation का। जब हम long range planning की बात करते हैं तो long range planning implements the strategy that looks for long run success. For long run success, it is necessary for continuous assessment of high degree to which previously established policies are consistent with the environment and how current policies are accounted with future assessment of the environment. क्योंकि जब हम लॉन्ग रेंज प्लानिंग की बात करते हैं तो वो उन पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना पसंद करता है जिसके बेसिस पर लॉन्ग रन सक्सेस को एश्योर किया जा सके। और लॉन्ग रन सक्सेस के लिए हमें ये देखना होता है, हमें ये कंटिन्यूस वे में एसेस करना होता है कि जो प्रीवियसली एस्टेब्लिश्ड पॉलिसीज थी वो अपने एनवायरनमेंट के साथ में किस लेवल तक कंसिस्टेंट थी। इसके रिगार्डिंग हमें हाई डिग्री के कंटिन्यूस असेसमेंट को फोकस करना होता है। और इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि किस तरीके से जो करंट पॉलिसीज हैं वो एनवायरनमेंट के फ्यूचर असेसमेंट से अकाउंटेड हैं। यानी कि फ्यूचर में एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग हमें करंट पॉलिसीज को किस तरीके से फॉलो करना है, इसके या उसको किस तरीके से हम उन चेंजेस के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंट बना सकते हैं, इसके रिगार्डिंग भी हमें प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सो दिस इज द सेकेंड क्राइटेरिया इन रेफरेंस ऑफ द स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन, दैट इज कंसिस्टेंसी विद द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के साथ में हमें कंसिस्टेंसी को एंश्योर करना होता है। थर्ड क्राइटेरिया इज एप्रोप्रिएटनेस of the strategy in the light of available resources. जो भी क्रिटिकल रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल हैं, स्ट्रेटजी के इम्प्लीमेंटेशन को उन पर्टिकुलर क्रिटिकल रिसोर्सेज को मोस्ट इफेक्टिव वे में यूज करना होता है। और इसके लिए मैनेजमेंट को जो उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली एसेस करना जरूरी है। और जो क्रिटिकल रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज में से जो क्रिटिकल रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है। ये भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जो कंपनी के पास ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हैं
और ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जो उसके पास कम क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, विच इज द मोस्ट द कंपनी पोजेस एंड विच इज द लीस्ट इट हैज। स्ट्रेटजी के रिलेशन में कॉम्पिटेंस को इवेल्युएट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी को इसके साथ साथ अपनी स्ट्रेंथ को भी आइडेंटिफाई करना चाहिए। उसे ये पर्टिकुलर इवेल्यूएशन करना चाहिए कि वो किस पर्टिकुलर फील्ड में बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सकती है या बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रही है, किस फील्ड में वो अच्छी है। मार्केटिंग में उसकी परफॉर्मेंस गुड है, प्रोडक्शन में गुड है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में गुड है, ऐसी कौन सी पर्टिकुलर फील्ड है जिसमें उसकी परफॉर्मेंस गुड है, उसे एक तरीके से हम स्ट्रेंथ के बेसिस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो स्ट्रेटजिक रिलेशन में उसकी कॉम्पिटेंस को प्रॉपरली इवेल्युएट करेगी। इसके साथ साथ हम एक और स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, और वो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस क्या है, वो है फिजिकल अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट के रिलेशन में जो इसके पास रिसोर्सेज की फिजिकल अवेलेबिलिटी है वो एक और स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस को डिफाइन करता है। या फिर जो फिजिकल फैसिलिटीज़ मार्केट के रिलेशन में इसके पास अवेलेबल हैं, कौन कौन सी फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि सोर्सेज ऑफ लेबर क्या हैं, इसके सोर्सेज ऑफ मटेरियल्स क्या हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं उनकी एफिशिएंसी क्या है, ये सब एक स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस को फोकस करते हैं। और जब हम स्ट्रेटजी को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करते हैं तो हमें यहाँ पर जो स्कार्स रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनके इकोनॉमिक यूज को प्रॉपरली फोकस किया जाना चाहिए, उसके रिगार्डिंग प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए जाने चाहिए। सो दिस इज द थर्ड क्राइटेरिया। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्राइटेरिया। द फोर्थ क्राइटेरिया इज एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड इन द स्ट्रेटजी। जिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया जा चुका है उसके साथ में किस डिग्री ऑफ रिस्क को आप एक्सेप्ट करने की पोजीशन में हो, इसको भी प्रॉपरली कंसीडर किया जाना जरूरी है। सो दिस कम्स अंडर द फोर्थ क्राइटेरिया। किसी भी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जो मैनेजमेंट का एटीट्यूड है वो क्या होता है, वो स्ट्रेटजी में इन्वॉल्व रिस्क को एलिमिनेट करना होता है। यानी कि इस तरीके से अपने एटीट्यूड को फॉलो करता है मैनेजमेंट, जिससे कि स्ट्रेटजी में इन्वॉल्व जो भी रिस्क है उसको प्रॉपरली एलिमिनेट किया जा सके। अब क्राइटेरिया जो है वो ये नहीं कहता है कि जो स्ट्रेटजी है वो मिनिमम रिस्क के साथ में होनी चाहिए। स्ट्रेटजी है तो रिस्क तो उसके साथ अवेलेबल होगा ही होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा रिटर्न हम एक्सपेक्ट करते हैं उसके साथ में उतनी ही हाई डिग्री ऑफ रिस्क भी इन्वॉल्व होती है। लेकिन ये तो एटीट्यूड मैनेजमेंट का होता है कि वो क्या करता है, इस पर्टिकुलर रिस्क को एलिमिनेट करता है अपने एटीट्यूड के बेसिस पर। मान लीजिए कि इंटरनल रिसोर्सेज हैं और अगर हम उन इंटरनल रिसोर्सेज को फ्लैश्ड वे में यूज नहीं करते हैं तो क्या होगा। अगर हम फ्लैश्ड वे में उसका यूज नहीं करेंगे, यानी कि नॉन यूटिलाइजेशन को फॉलो करेंगे रिसोर्सेज के रेफरेंस में, तो हमारी स्ट्रेटजी क्या हो जाएगी, हमारी स्ट्रेटजी रिस्कीएस्ट हो जाएगी। तो ये तो मैनेजमेंट के एटीट्यूड पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से स्ट्रेटजी में इन्वॉल्व रिस्क को मिनिमाइज करता है या उसको प्रॉपरली एलिमिनेट कर देता है। सो दिस इज द वेरी फोर्थ क्राइटेरिया अंडर द स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। द फिफ्थ क्राइटेरिया इज appropriateness of time horizon of the strategy। यानी कि स्ट्रेटजी के रेफरेंस में टाइम हॉरिजन की अप्रोप्रिएटनेस क्या होनी चाहिए, ये फिफ्थ क्राइटेरिया को डिफाइन करता है। स्ट्रेटजीज आर नॉट ओनली गोल ओरिएंटेड बट ऑल्सो टाइम बाउंडेड। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट मार्केट और installation of a plant can be of strategic importance only if mission is accomplished within a specified time. Realizing goals within the appropriateness of time horizon evaluates the strategy effectively and efficiently। यानी कि जो स्ट्रेटजीज हैं वो गोल ओरिएंटेड तो हैं, लेकिन गोल ओरिएंटेड के साथ साथ ये टाइम बाउंडेड भी होनी चाहिए। एक टाइम बाउंडेशन को फॉलो करना, दिस इज ऑल्सो
वेरी रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रेटजीज। जैसे आप एक नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, या एक नए मार्केट में अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, या आप एक प्लांट को इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये एक स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस रखते हैं। लेकिन कब? जब इन पर्टिकुलर मिशन को आप स्पेसिफाइड टाइम में एकम्प्लिश्ड कर देते हो। एक टाइम लिमिट सेट करनी होगी, चाहे आप एक नए प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, एक नए मार्केट में प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, नए प्लांट को इंस्टॉल कर रहे हो, हर एक पर्टिकुलर मिशन के रेफरेंस में आपको एक टाइम बाउंडेशन डिफाइन करनी होगी और उसी स्पेसिफाइड टाइम में आपको इन्हें एकम्प्लिश भी करना होगा। क्योंकि जब आप एप्रोप्रिएट टाइम हॉरिजन के बेसिस पर गोल्स को रियलाइज करते हो, तो इस बेसिस पर स्ट्रेटजी को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली इवेल्युएट किया जा सकता है। दैट इज क्लियर। द नेक्स्ट एंड लास्ट क्राइटेरिया इज वर्केबिलिटी ऑफ द स्ट्रेटजी। If the evaluation of the strategy is result oriented, then the workability of the strategy is appraised. The workability amount of the strategy obviously explicit the implementation of a strategy with skill and appropriateness. If the workability of a strategy cannot be evaluated by results alone, then some other indicator may be used for the purpose. तो यहाँ हमें स्ट्रेटजी की वर्केबिलिटी को प्रॉपरली इवैल्यूएट करना होता है। अगर स्ट्रेटजी का जो इवैल्यूएशन है वो रिजल्ट ओरिएंटेड है, तब तो हम स्ट्रेटजी की वर्केबिलिटी को प्रॉपरली अप्रेज कर सकते हैं, उसको हम प्रॉपरली इवैल्यूएट भी कर सकते हैं। लेकिन जो स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। स्ट्रेटजी की जो वर्केबिलिटी अमाउंट होती है वो स्ट्रेटजी की स्किल्स एंड एप्रोप्रिएटनेस के बेसिस पर इवेल्युएट की जा सकती है। यानी कि जब हम स्ट्रेटजी को उसकी स्किल्स और एप्रोप्रिएटनेस के बेसिस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम इसके बेसिस पर उसकी वर्केबिलिटी अमाउंट को भी डिफाइन कर सकते हैं। और वर्केबिलिटी ऑफ अमाउंट ऑफ स्ट्रेटजी के बेसिस पर हम उस स्ट्रेटजी को प्रॉपरली इवेल्युएट भी कर सकते हैं। इसी वजह से इसको हम वन ऑफ द क्राइटेरिया में इंक्लूड करते हैं। अगर स्ट्रेटजी की वर्केबिलिटी को केवल रिजल्ट्स के इवैल्यूएशन के बेसिस पर फॉलो नहीं किया जा सके, तो हम उसके लिए और कोई भी इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। थैंक यू।